नमस्कार। हमारी श्रृंखला माइलस्टोन्स में हमने हिंदुस्तान के कुछ बेहतरीन लेखकों की लोकप्रिय कहानी का रिव्यू और इन डेप्थ एनालिसिस किया। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, रंगमंच की दुनिया, जहां विश्व के कुछ बेहतरीन नाटकों का हम रिव्यू करेंगे। आज हम लाए हैं रूसी प्लेराइट एंटन चेखव का नाटक अंकल वानिया। सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाने का मन करे तो हिचकिचाइएगा नहीं, फौरन कर दीजिएगा। बेहतरीन रचनाओं को आपके सामने लाने के हमारे इस प्रयास में अगर आप हमारी कुछ आर्थिक सहायता करना चाहें तो उसके डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्रोफेसर अलेक्जेंडर सेरेब्रिकॉफ एक असफल स्कॉलर हैं जो अपनी दूसरी पत्नी येलिना एंड्रीवना के साथ शहर में रहता है, लेकिन महंगाई के कारण शहर की जीवन शैली को बनाए रखना मुश्किल हो गया था। इसलिए वो दोनों अपने गांव के पुश्तैनी मकान में लौट आते हैं। पुश्तैनी मकान सेरेब्रिकॉफ की पहली पत्नी वेरा पेट्रोवना का था, जिसमें वेरा की माँ मरिया वाइनेत्स्की, उसका भाई इवान पेट्रोविच वाइनेत्स्की, जिसके घर का नाम वानिया है, और प्रोफेसर और वेरा की बेटी सोफिया अलेक्जेंड्रोवना यानी सोनिया रहते हैं। गांव का घर और खेत वानिया और सोनिया ही संभालते हैं। सब काम समय से होना, नौकरों का वेतन, खेत की जुताई बुवाई, सारा कुछ इन दोनों के जिम्मे था। लेकिन अलेक्जेंडर और येलिना के आने के बाद घर का वातावरण बदल जाता है। घर में एक किस्म की सुस्ती छा जाती है। नाटक का पर्दा खुलता है। हम देखते हैं कि एक बूढ़ी महिला मरीना कुर्सी पर बैठे स्वेटर बुन रही है। उसके पास एक लगभग 40 साल की उम्र का हैंडसम आदमी डॉक्टर मिखाइल लुबोविच ऑस्ट्रोव बैठा है और उससे बातें कर रहा है। दोनों बाकी लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मरीना इस घर के बच्चों की नैनी बनकर आई थी और फिर यहीं रह गई थी। और डॉक्टर एस्ट्रोव पारिवारिक डॉक्टर और दोस्त हैं, जिसे प्रोफेसर सेरेब्रिकॉफ के गठिए के इलाज के लिए बुलाया गया है। यहाँ संवाद एस्ट्रोव और मरीना में हो रहा है। एस्ट्रोव: पिछले 10 सालों ने मुझे बदल दिया है। जानती हो क्यों नैनी? क्योंकि काम करते करते मैं थक चुका हूं। सुबह से रात तक एक पैर पर खड़ा, ना कोई चैन ना आराम। रात भर इस खौफ से मैं सो नहीं पाता कि कहीं कोई मरीज ना आ जाए और आधी रात को मुझे बिस्तर से ना उठ जाना पड़े। तुम मुझे बहुत समय से जानती हो नैनी, मुझे बताओ, क्या मैंने कभी भी एक दिन का भी आराम किया है? क्या कभी अपने कर्तव्यों से दूर भागा हूं मैं? मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी ने मुझे पूरी तरह निगल लिया है। मैं हर तरफ अपने को अजीब लोगों से घिरा हुआ पाता हूं और उनके साथ रहकर मैं भी अजीब हो गया हूं। मरीना: तुम कुछ खाओगे बेटा? नहीं नानी, धन्यवाद। याद है कुछ साल पहले जब महामारी फैली थी? बीमारी से लोग हर तरफ गिरे पड़े जा रहे थे। हर जगह धुआं और बदबू फैली हुई थी। मेरा सारा दिन बीमारों के साथ गुजर जाता, उनके और उनके जानवरों के बीच। न खाने का समय था न बैठने का। 1 मिनट का भी आराम नहीं किया था मैंने। अब मेरी ऐसी हालत में वो लोग एक मरीज को मेरे पास लेकर आए। नानी, दिन भर के काम से मेरा शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन बावजूद इसके मैंने उसे ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया। पर क्लोरोफॉर्म सूंघते ही वो वहीं ऑपरेशन टेबल पर मर गया। क्या वो मेरी गलती से मरा? पता नहीं, पर मैं आज तक इस अपराध बोध से उबर नहीं पाया हूं। नानी, मेरा काम, मेरी मेहनत, आज से 100 साल बाद आने वाले लोग क्या उसे याद रखेंगे या उन्हें सिर्फ मेरी गलती याद रहेगी? मरीना: चिंता न करो, आदमी भले ही भूल जाए, लेकिन भगवान जरूर याद रखेंगे। दोपहर का समय हो गया था। घर के अन्य सदस्य घूमने निकले थे और वानिया बिखरे हुए बाल, आंखें नींद से भरी, जमाइयां लेता हुआ कमरे में प्रवेश करता है। चाय का प्याला हाथ में लेकर आराम कुर्सी पर बैठ जाता है। यहाँ संवाद वानिया और एस्ट्रोफ में हो रहा है। वानिया: ये दोनों जब से इस घर में आए हैं,
मेरा जीवन उथल पुथल हो गया है। अब मैं किसी भी वक्त खाता हूं, किसी भी वक्त सोता हूं, रोज शराब पी रहा हूं। मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जानता हूं, पर पता नहीं मुझे क्या हो गया है। जानते हो एस्ट्रोफ, पहले मैं इतना काम करता था कि मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं थी, और अब कुछ भी करने का मन नहीं करता। सारा काम सोनिया पे छोड़ दिया है। बेचारी अकेले लगी हुई है, और मैं सिर्फ खाता हूं, पीता हूं और सोता हूं। मरीना अपना ऊन नीचे रखकर बोलती है, मरीना, इस शहर वालों की आधुनिक जिंदगी, कोई समय का ज्ञान नहीं है। दिन भर सोना, रात भर जगना, और अपने साथ साथ पूरे घर को भी जगाए रखना। एस्ट्रोफ, उन लोगों का यहाँ कब तक ठहरने का इरादा है? 100 साल। प्रोफेसर ने यहीं रहने का फैसला कर लिया है। शहर में रहना महंगा हो रहा था, इसलिए हम पर मेहरबानी करने यहीं आ गए हैं। जानते हो एस्ट्रोफ, प्रोफेसर अपनी बदकिस्मती को रोता है कि उसे यहां आकर रहना पड़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे किस्मत वाला और कोई नहीं। सुबह से रात तक अपने कमरे में आराम से बैठा रहता है, बैठे बिठाए पहली पत्नी की पूरी जायदाद का मालिक बन गया है। पता है तुम्हें, ये निम्न वर्ग से आया है और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया। 25 साल से कला और साहित्य पढ़ा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि उसका ज्ञान ढेले भर का भी नहीं है। 25 साल से ये दूसरों के रियलिज्म और नेचुरलिज्म के विचारों को चबाने में लगा हुआ है। खुद कुछ नया सोच नहीं सकता। 25 सालों से ऐसी बातों पर व्याख्यान दे रहा है जिसे सब बुद्धिमान पहले ही जानते हैं, और जो मूर्ख है उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। और भाई, क्या दम, क्या दिखावा। आज वो रिटायर हो गया है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 25 साल से ये उस कुर्सी पर बैठा हुआ है जिसका वो हकदार नहीं। या यूं कहिए कि वो एक बेहतर और प्रतिभाशाली व्यक्ति की नौकरी लेकर बैठा है। और देखो जरा, कैसी ऐंठ दिखाता है। उसी समय सेरेब्रिकॉफ, येलिना, सोनिया और इलिया इलिच, जो परिवार का हितैषी है, अपने सैर से लौटकर आते हैं। चाय कमरे में भिजवाने का आदेश देकर सेरेब्रिकॉफ अंदर चला जाता है, और बाकी सब भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इलिया इलिच वानिया और एस्ट्रोफ के पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ संवाद वानिया और एस्ट्रोफ के बीच हो रहा है, और फिर इलिया इलिच भी आ जाता है। वानिया, देखा उसे? इतनी भयंकर गर्मी हो रही है, और राजा साहब अपने लंबे कोट, ऊंची टोपी और शानदार जूते में सैर कर रहे हैं। एस्ट्रोफ, तुम जलते हो उससे। वानिया, हाँ, और क्या, जलूंगा क्यों नहीं। औरतों पर छाप देखी है उसकी, सब मर मिटने को तैयार हो जाती हैं। इसकी पहली पत्नी, मेरी सुंदर कोमल बहन वेरा, एक कुलीन औरत, जिसके इर्द गिर्द इतने लड़के घूमते जितने इसके पास विद्यार्थी भी नहीं होंगे। मेरी प्यारी सी बहन ने इससे इससे बेइंतहा प्यार किया। इसकी सास, मेरी माँ, वो आज भी उससे उतनी ही प्रभावित रहती है जैसे पहले। उसके लिए प्रोफेसर का कहा अटल है। और उसकी दूसरी पत्नी येलिना, उससे सुंदर स्त्री नहीं देखी मैंने। क्या आंखें, क्या आवाज। वो भी एक बूढ़े आदमी से शादी करने से नहीं हिचकिचाई। उसने अपनी जवानी, अपनी सुंदरता, अपनी स्वतंत्रता, अपनी प्रतिभा, सबका बलिदान कर दिया। और किसके लिए? उसके लिए। एस्ट्रा, तो क्या येलिना प्रोफेसर के प्रति निष्ठावान है?
वान्या, हाँ, दुख तो इसी बात का है। इलिया इलिच उनकी ऐसी बातें सुनकर परेशान हो गया। बोला, अरे, तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? अगर एक पति या पत्नी एक दूसरे से वफादारी नहीं निभाएंगे, तो अपने देश से वफादारी कैसे निभाएंगे? अब मुझे देख लो, मेरी पत्नी हमारी शादी के अगले दिन ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई। मेरे चेहरे पे ये जो चेचक के दाग हैं, इस वजह से मेरी शक्ल बिगड़ गई है, शायद इसलिए। लेकिन क्या मैंने उसे पूरी वफादारी निभाई? बिल्कुल निभाई। आज तक ईमानदारी से जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने उसके लिए किया। उसकी हर तरह से मदद की है मैंने, यहां तक कि उसके बच्चों की शिक्षा का खर्च भी मैंने उठाया। मैंने अपनी सारी खुशियां त्याग दी। अब तुम पूछोगे, बदले में मुझे क्या मिला? मैं बताता हूं। मेरे पास मेरा अभिमान बचा रहा, मेरा गुरूर बचा रहा। लेकिन उसके पास क्या रहा? बेचारी बूढ़ी हो गई है, पहले जैसी सुंदर भी नहीं रही। उसका प्रेमी भी मर गया, बच्चे भी छोड़ के चले गए। बताओ, क्या रह गया उसके पास? वानिया और एस्ट्रोव उसको अचंभे से घूरने लगते हैं। सोनिया, मरिया और येलिना कमरे में प्रवेश करते हैं और चाय पीने बैठ जाते हैं। कमरे में एस्ट्रोव, वानिया, इलिया इलिच और मरीना पहले से ही मौजूद हैं। मरीना एक कोने में बैठे अपना स्वेटर बुन रही है। एस्ट्रोव और वानिया आराम कुर्सी पर बैठे हैं। मारिया पर्चे पर लिखे किसी का वक्तव्य पढ़ने लगती है और पढ़ते पढ़ते अचानक चौंक कर कहती है कि ये आदमी ने तो 7 साल पहले जो बात कही, आज उसकी उल्टी बात कह रहा है। और इसी बात पर दोनों माँ बेटे में बहस छिड़ जाती है। वानिया को हमेशा लगता था कि उसकी माँ बूढ़ी हो गई है, पैर कब्र में लटके हुए हैं, लेकिन स्त्री मुक्ति पर पर्चे इकट्ठे करने का शौक अब भी बना हुआ है और हर पर्चे पर अपनी राय देने और बहस करने को तैयार रहती है। यहाँ संवाद मारिया और इवान में हो रहा है और फिर सोनिया आ जाती है। मारिया, पर मुझे इस पर बात करनी है। वानिया, हम 50 साल से बहस कर रहे माँ, अब बस करो। मारिया, पता नहीं क्यों तुम्हें मेरा कुछ भी कहना अच्छा नहीं लगता। मैं जो बोलूं तुम सुनना ही नहीं चाहते। तुम कितने बदल गए हो इवान। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अब जानती ही नहीं। तुम पिछले साल तक कितने ऊंचे विचारों और ऊंचे सिद्धांतों वाले व्यक्ति हुआ करते थे। वान्या, ऐसा भद्दा मजाक तो मत करो मेरे साथ मां। ऊंचे विचार, ऊंचे सिद्धांत, सब साला फरेब था। 47 साल का हो गया हूं, अब जाकर मेरी आंखें खुली हैं। पिछले साल तक मां, पिछले साल तक मैं तुम्हारी तरह जीवन को उसके असली रूप में देखने से बचता रहा और तुम्हारी इस बकवास को सत्य मानता रहा और लगा कि मैं सही कर रहा हूं। और अब तुम्हें कैसे बताऊं? रात रात भर नींद नहीं आती, परेशान घूमता रहता हूं, अपनी मूर्खता पर खींचता रहता हूं। मैंने अपना जीवन का वो समय बर्बाद कर दिया जब मैं अपने लिए कुछ कर सकता था। और अब मेरी उम्र मेरा साथ नहीं दे रही। मैं सब कुछ पा सकता था मां, सब कुछ। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। सोनिया, अंकल वानिया, प्लीज ऐसे बातें मत करिए। मारिया, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम अपने सिद्धांतों को दोषी मानते हो। तुम्हारी दशा के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो और कोई नहीं। तुम भूल जाते हो कि अकेले सिद्धांतों का कोई फायदा नहीं। तुम्हें कोई काम करना चाहिए था, ढंग का काम। वान्या, ढंग का काम? यहां हर कोई तुम्हारे इस महान प्रोफेसर की भांति एक लिखने वाली मशीन नहीं है। मारिया, क्या मतलब है तुम्हारा? सोनिया परेशान हो जाती है। नानी, अंकल वान्या, बस करो, प्लीज चुप हो जाओ। एस्ट्रोव को मरीज की जांच का बुलावा आ जाता है। जाते जाते वो येलिना को अपने घर आने का आमंत्रण देता है। वो पेड़ पौधे और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के काम से आत्ममुग्ध था और वो ये सब येलिना को दिखाकर रौब जमाना चाहता था। उसका मानना था कि इंसान दुनिया की कोई भी खूबसूरत चीज को संभाल नहीं सकता
उसे बर्बाद करना उसकी फितरत में है। पूरे नाटक में जो बात अजीब है वो ये कि एस्ट्रोव वातावरण को नष्ट होने में शहर के प्रति लोगों के बढ़ते हुए आकर्षण को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन बावजूद इसके वो खुद येलिना से आकर्षित होता है, जो इस नाटक में शहर का प्रतीक है। ये संवाद वानिया और एस्ट्रोव के बीच हो रहा है। वानिया: भाई तुम पेड़ लगाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना स्टोव जलाने के लिए लकड़ी नहीं काटूंगा। एस्ट्रोव: अरे लकड़ी काटने को कौन मना करता है, लेकिन उसके लिए क्या पूरा जंगल का सफाया करना जरूरी है? जानते हो, रूसी जंगल कुल्हाड़ी के मार से करहा रहा है, जानवरों और पक्षियों के घरों को बर्बाद कर रहा है, नदियां सूखी जा रही हैं, प्रकृति के सारे खूबसूरत नजारे देखते ही देखते ओझल हो रहे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि आदमी आलसी और गधे हैं, ईंधन का कोई और विकल्प खोजना ही नहीं चाहते। वो व्यक्ति जिसे अपने स्टोव में झोंकी हुई लकड़ी की सुंदरता नहीं दिखती और उसे नष्ट करने पर आमादा है, ऐसी बर्बर मानसिकता वाले से विवेक और समझ की कैसे उम्मीद रखी जा सकती है? पता है, जब मैं उन वृक्षों के बीच से गुजरता हूँ जिन्हें मैंने कटने से बचाया है, या वो पेड़ जिन्हें मैंने खुद लगाए हैं, मुझे कितनी खुशी मिलती है ये सोचकर कि इस वातावरण को बचाए रखने में मेरा भी हाथ है, जिसे आज से 1000 साल बाद आने वाला इंसान भी देखकर खुश होगा। एस्ट्रोव अपने मरीज को देखने चला जाता है। बाकी सब लोग भी उठकर चल देते हैं। रह जाते हैं वानिया और येलिना। येलिना वानिया की हरकत पर अपनी नाराजगी जताती है। यहाँ संवाद येलिना और वानिया के बीच हो रहा है। येलिना: तुम क्यों सबसे लड़ते रहते हो इवान? अभी तुमने अपनी माँ को दुखी किया, दोपहर को अलेक्जेंडर से लड़ बैठे, ये सब क्या है? वानिया: अगर मुझे तुम्हारे पति से नफरत हो तो? नफरत क्यों हो, वो भी तो औरों जैसा ही है। तुम दोनों एक से ही हो, वो तुम्हारे जितना ही बुरा है। अपने को देखा है, बहुत सुंदर हो लेकिन आलस से भरी। लगता है जीवन जीने में भी तुम्हें आलस आ रहा है। हाँ, सही कह रहे हो, ऊब चुकी हूं मैं। जिसको देखो मेरे पति को गालियां देता है और मुझे दया की दृष्टि से देखता है। सोचता है बेचारी को बूढ़ा पति मिल गया। बेवकूफ नहीं हूं, ऐसी सहानुभूति को खूब समझती हूँ, और इसके पीछे क्या कहना चाह रहे हैं वो भी समझती हूँ। जो एस्ट्रोव ने अभी कहा वही सच है। तुम सब लापरवाही से जंगल को नष्ट कर रहे हो और जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी जैसी विध्वंसकारी मानसिकता इंसानों को भी तबाह कर देगी, और फिर पृथ्वी पर ना निष्ठा बचेगी और ना ही पवित्रता। तुम लोग क्यों किसी महिला को किसी परोक्ष उद्देश्य के बगैर नहीं देख सकते? एस्ट्रोव सही कह रहा है। तुम सबके अंदर एक दानव छुपा हुआ है जो किसी को भी नहीं बख्शता, न जंगल को, ना ही उसके पशु पक्षियों को, ना किसी औरत को, और ना ही एक दूसरे को। लेक्चर मत दो मुझे। इवान, जानते हो हम दोस्त क्यों हैं? क्योंकि हम दोनों एक से हैं, जीवन से त्रस्त। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देखने दो मुझे। तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें देखता हूं तो अपनी खोई हुई जवानी याद आ जाती है। इवान, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुकी हूं, मुझसे ऐसी फिजूल की बातें मत किया करो। येलिना नाराज होकर वहां से चली जाती है। आधी रात बीत चुकी थी। बाहर तेज आंधी तूफान आया हुआ था। प्रोफेसर सेरेब्रिकोफ दर्द से करहा रहा था और येलिना उसको लेकर चिंतित थी। 2-3 रातों से प्रोफेसर सोया नहीं था
और उसके साथ साथ पूरा घर भी परेशान था। यहाँ संवाद सेरेब्रिकॉफ और येलिना में हो रहा है। सेरेब्रिकॉफ: सांस नहीं ले पा रहा हूं, इतनी घुटन है यहाँ। जानती हो, अभी झपकी लग गई तो मैंने सपने में क्या देखा? देखा कि मेरे पैर मेरे नहीं हैं। ये गठिया का दर्द मुझे मार डालेगा। क्या बज रहा है? येलिना: 12:20। सेरेब्रिकॉफ: एक काम करना, सुबह बतूशकॉफ की किताब लाइब्रेरी से लाकर दे देना। क्या? सुबह बतूशकॉफ की किताब ले आना। मुझे याद है, मैंने लाइब्रेरी में देखी है। इस सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूं? तुम थक गए हो, 2 रातों से सोए नहीं हो। सुना है तुर्गेनेव को गठिया से एंजाइना पेक्टोरियस हो गया था। लानत है ऐसे बुढ़ापे पर। लगता है मैं सठिया गया हूं। अपने को देखकर चिढ़ मचती है। शायद तुम भी मुझसे चिढ़ती होगी। तुम सब चिढ़ते होगे, है ना? तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हारे बुढ़ापे के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। और तुम सबसे ज्यादा तंग हो मुझसे। गधा नहीं हूं मैं, सब समझता हूं। तुम जवान हो, सुंदर हो, जीवन जीना चाहती हो, और मैं बूढ़ा, मरणासन। तुम्हें क्या लगता है मुझे दिखता नहीं? थोड़ा समय रुक जाओ, जल्दी मरूंगा, फिर तुम आजाद हो जाओगी। ज्यादा समय नहीं रुकना पड़ेगा। अपनी फिजूल की बकवास बंद करो, मैं थक गई हूं। हाँ, लगता है मुझसे सब थक गए हैं। सबका जीवन मेरी वजह से ही बर्बाद हो रहा है और मैं अकेला जीवन के मजे लूट रहा हूं। तुम क्या चाहते हो मुझसे? कुछ नहीं, तो चुप हो जाओ। अजीब बात है, जब वानिया बोलता है तो सब सुनते हैं, या वो मेरी बेअक्ल बूढ़ी सास, वो बोलती है तो सब सुनते हैं। मैं एक शब्द भी बोलूं तो देखो, सब परेशान हो जाते हैं। मेरी आवाज से भी चिढ़ मचती है सबको। अलेक्जेंडर, चुप हो जाओ। हाँ, हो सकता है मैं एक अहंकारी आदमी हूं, लेकिन क्या मुझे अपने बुढ़ापे में थोड़ा सा भी स्वार्थी होने का हक नहीं है? हम्म, बोलो। क्या मेरी वृद्धावस्था में मुझे थोड़ी सी शांति या थोड़े से देखभाल का भी अधिकार नहीं है? तुम्हारे अधिकारों पर कौन विवाद कर रहा है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ने लिखने में बिता दी। मुझे आदत हो गई है अपनी स्टडी की, अपने लेक्चर रूम की, अपने दोस्तों की। अब मुझे मूर्खों के बीच घिरा हुआ हूं। रोज उनकी बकवास सुननी पड़ती है। मैं भी जीना चाहता हूं, मुझे भी सफलता पसंद है, अपनी प्रशंसा सुनना पसंद है, प्रशंसकों से घिरा रहना पसंद है। ऐसा लगता है कि मुझे काले पानी की सजा मिल गई है। यहाँ पर देश निष्कासन हो गया है मेरा। तूफान तेज हो गया था और सेरेब्रिकॉफ का शोर सुनकर एक एक करके पूरा परिवार उठकर उसके कमरे में आ जाता है। सोनिया से सेरेब्रिकॉफ साइड टेबल पर रखी अपनी दवाई की बोतल मंगवाता है। वो गलत शीशी उठा लाती है और प्रोफेसर नाराज हो जाता है। सोनिया गुस्से से सारी बोतलें लाकर उसके सामने पटक देती है और जोर से चिल्लाती है कि वो थक चुकी है। रात रात पर जगना और दिन भर काम करने से उसका शरीर चूर चूर हो रहा है। वानिया भी शोर सुनकर चला आता है। वानिया येलिना और सोनिया को अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कहता है
और सेरेब्रिकॉफ की देखभाल का जिम्मा खुद ले लेता है। लेकिन वानिया के साथ अकेले कमरे में रहने के ख्याल से भी प्रोफेसर आतंकित हो जाता है। उसे लगता है कि वानिया अपनी बातों से ही उसे मार डालेगा। उस पर नैनी मरीना को दया आ जाती है और उसके पैरों की मालिश करने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। रह जाते हैं कमरे में वानिया और येलिना। येलिना, ये घर एक पागल खाना है। तुम्हारी माँ को सिर्फ अपने पर्चे और प्रोफेसर से मतलब है। अलेक्जेंडर चिड़चिड़ा हो रहा है और मुझ पर विश्वास नहीं, और तुमसे डरता है। सोनिया अपने बाप से सीधे मुंह बात नहीं करती और मुझसे नाराज रहती है। उसके पिता से शादी करने के लिए उसने आज तक मुझे माफ नहीं किया। तुम्हें अलेक्जेंडर बुरा लगता है और अपनी माँ से घृणा करते हो, और मैं आज दिन में 20 बार रो चुकी हूं। इस घर में सब कुछ गड़बड़ा रहा है। और तुम इवान, तुमको तो मैं एक पढ़ा लिखा शालीन व्यक्ति समझती थी। तुम तो जानते हो कि दुनिया को ये नफरत, झगड़े और दुश्मनी ही खत्म कर देगी। तुम्हें तो सबको साथ लेके चलना चाहिए ना। वानिया, पहले तुम मेरे साथ चलो। वानिया उसके करीब आ जाता है और बाहों में ले लेता है। येलिना गुस्से से उसे धकेल देती है। जाओ यहां से, तुमने पी रखी है। वानिया, बारिश खत्म हो जाएगी, सारा वातावरण फिर से साफ, ताजा और खुशगवार हो जाएगा, लेकिन मैं वैसा ही रहूंगा। रात दिन ये सोचकर मेरा दम घुटता है कि मैंने अपनी जिंदगी गंवा दी। मेरे अतीत को मैंने बेकार बातों में गंवा दिया और मेरा वर्तमान अर्थहीन है। येलिना मेरी जान, मैं क्या करूं? मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए अर्थहीन है। येलिना, जब तुम अपने प्यार का इजहार करते हो मुझसे, मुझे समझ नहीं आता मैं तुमसे क्या कहूं इवान। येलिना जाने लगती है, लेकिन वानिया उसका रास्ता रोक लेता है। वानिया, येलिना, तुम ये किस नैतिकता और पवित्रता के ढकोसले में पड़ी हुई हो? छोड़ दो सबको। येलिना उसे धक्का देकर गुस्से से चली जाती है। वानिया चली गई। 10 साल पहले मिला था उससे, अपनी बहन के घर। वो 17 साल की थी, मैं 37। तब क्यों नहीं मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया? क्यों शादी का प्रस्ताव नहीं रखा? वो आज मेरी पत्नी होती। ऐसी तूफानी रात में जब वो डरती, तो मैं उसे अपनी बाहों में ले लेता। सोचकर ही दिल खुश हो गया। लेकिन वो मुझे क्यों नहीं समझ पाती? उसकी ये निष्ठा और वफादारी की बातें बहुत बुरी लगती हैं। और ऐसे आदमी के लिए, इस आदमी ने मेरे साथ कैसा धोखा किया है। पूछता था मैं उसे, रात दिन गधे के जैसे उसके लिए काम किया। सोनिया और मैं हर तरह से पैसे बचाते, अक्सर भूखे पेट रहते, ताकि उसे हजारों रुपए भेज सकें, ताकि उसे किसी चीज की कमी ना हो और वो संसार को अपने ज्ञान से प्रज्वलित कर सके। कितना गर्व था मुझे उस पर, उसकी बुद्धिमत्ता पर। मैंने अपनी सारी आकांक्षाओं को और इच्छाओं को उसके भविष्य में देखा। उसका हर शब्द हम सबको प्रेरणा और उत्साह से भर देता। मुझे क्या पता था उसकी सोच और सारा लेखन निरर्थक निकलेगा। ऐसी कृति का क्या फायदा जिसे कोई नहीं पढ़ेगा? ऐसे लेखक का क्या फायदा जिसे कोई नहीं याद रखेगा? कई बार मैं सोचता हूं, क्या ये वही व्यक्ति है जिसके भविष्य के लिए हमने अपना वर्तमान फूंक डाला? इसका लेखन, इसकी कृतियां हमारे बहाए हुए पसीने की एक बूंद के कतरे का भी योग्य नहीं है। और अब मैं उस समय का क्या करूं
जो मैंने इसकी वजह से खो दिया, जब मैं कुछ खुद अपने लिए कुछ कर सकता था, बन सकता था। सोचा था इसके माध्यम से किनारा लग जाएगा, लेकिन आज मेरी जिंदगी एक कागज के नाव की तरह हो गई है, जो इसकी एक फूंक से विनाश की ओर बढ़ रही है। सोनिया लौटकर आती है और वानिया को बैठा देख उससे शिकायत करने लगती है। सोनिया, अंकल वानिया, आप फिर पी रहे हैं? आप और डॉक्टर दोनों लगे हुए हैं। कुछ अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। वानिया, पीने से उम्र का क्या संबंध है बेटा? जब लोगों के पास जीने के लिए अपनी जिंदगी नहीं रह जाती ना, तो जीने के लिए भ्रम का सहारा जरूरी होता है। कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर ही है। सोनिया, फसल कट चुकी है, रोज बरसात हो रही है, सब कुछ सड़ रहा है और आप अपने भ्रम में जी रहे हैं। आपने अपने हिस्से का सारा काम छोड़ रखा है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं अकेली लगी हुई हूं और मैं बहुत थक गई हूं। अचानक वो देखती है कि वानिया की आंखों में आंसू है। क्या हुआ अंकल, आपकी आंखों में आंसू? आंसू नहीं, कुछ नहीं। तुमने अभी मुझे जिस तरह देखा, तुमने मुझे मेरी अपनी बहन की याद दिला दी। अगर वो आज होती तो सब समझ जाती। क्या समझ जाती अंकल? सब गलत हो रहा है, मेरा दुख। चलो छोड़ो। वान्या भी सेरेब्रिकॉफ के कमरे से चला जाता है। सोनिया अपनी फेंकी हुई बोतलों को सलीके से साइड टेबल पर रख देती है। तभी एस्ट्रॉफ सबको ढूंढता हुआ कमरे में आता है। सोनिया, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? एस्ट्रॉफ, हाँ जरूर, बोलो। सोनिया, आपसे एक विनती है। आप पीना चाहें तो पीजिए, लेकिन आप प्लीज मेरे अंकल को नहीं पीने दीजिए, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एस्ट्रॉफ, ठीक है, अब नहीं पिएंगे और अब मुझे जाना चाहिए। कल सुबह चले जाइएगा, अभी तो बाहर बारिश हो रही है। बारिश तो अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी, लेकिन एक काम करना सोनिया, आइंदा अपने पिता की जांच के लिए मुझे नहीं बुलाना। ना वो सीधे मुंह मुझसे बात करता है और ना ही मेरी सलाह मानता है। सोनिया, उनको औरतों ने अपने लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया है। आप कुछ खाएंगे? एस्ट्रो, हाँ, आज मैंने कुछ नहीं खाया, दिन भर सिर्फ पीने में गवा दिया। वैसे एक बात बताऊं, मैं इस घर में 1 महीने भी नहीं गुजार सकता। यहाँ के वातावरण में दम घुट जाएगा मेरा। सब अपने में खोए हुए हैं। तुम्हारे पिता अपने गठिया के दर्द में, तुम्हारे अंकल अपने डिप्रेशन में, और तुम्हारी सौतेली माँ। सौतेली माँ? उनके बारे में क्या? माना कि वो बहुत सुंदर है, लेकिन दिन भर कुछ नहीं करती, सिर्फ खाती है, सोती है, सैर करती है और हम सबको अपनी सुंदरता से मोहित करती है। ना कोई जिम्मेदारी, ना कोई काम। एक निष्क्रिय जीवन पवित्र कैसे हो सकता है? पता नहीं क्या बोला जा रहा हूं। मैं भी तो जीवन से निराश हूं। सोनिया, निराश है तो क्या आपको कुछ भी पसंद नहीं आता? एस्ट्रा, तुम्हारी नानी पसंद आती है, बहुत प्यारी है, लेकिन बाकी सब, ये पढ़े लिखे लोगों की सोच और भावना दोनों सतही है। सारे एक से हैं, अपने आगे किसी को नहीं समझते, और जो समझदार हैं वो हिस्टेरिकल है, सारा समय रिरियाते रहते हैं। नफरत और दुर्भावना उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। लोगों को नीचा दिखाने के लिए उन पर कटाक्ष करते हैं कि ये आदमी तो पागल है, या ये आदमी तो सिर्फ जुमलेबाजी करता है। और जब मुझ जैसे के लिए कोई शब्द नहीं मिलता,
तो कहते हैं कि ये तो अजीब आदमी है, पेड़ों से प्यार करता है। सोनिया, आप भी प्लीज पीना बंद कर दीजिए, आपको शोभा नहीं देता। आप एक सुंदर और संवेदनशील व्यक्ति हैं। आप ही तो कहते हैं कि आदमी हर सुंदर चीज को नष्ट कर देता है, तो आप क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं? एस्ट्रो, ठीक है, अब नहीं पीऊंगा, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। सोनिया, अगर आपके पास कुछ समय हो तो मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछो। अगर मेरी कोई फ्रेंड होती या मेरी कोई छोटी बहन जो आपसे, अगर अगर आपको पता चलता कि वो आपसे प्यार करती है, तो आप क्या कहते? पता नहीं, शायद कुछ नहीं। शायद मैं उससे कह देता कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, अभी बहुत काम है मेरे कंधों पर, मेरे पास उसके लिए समय नहीं होगा। समय से याद आया, मुझे अब जाना चाहिए। एस्ट्रॉफ चला जाता है। रह जाती है सोनिया, जिसे अपनी इस हरकत पर शर्म भी आती है और हंसी भी। सोनिया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी मैं खुश हूं। क्या मैंने पूछकर कोई बेशर्मी तो नहीं की? जब मैंने उनसे कहा कि मेरी छोटी बहन, तब भी वो नहीं समझे। भगवान, तुमने मुझे इतना साधारण क्यों बनाया? मैं जानती हूं मैं सुंदर नहीं हूं। पिछले रविवार को जब मैं चर्च से लौट रही थी, तो मैंने देखा कुछ लोग मेरे पीठ पीछे मेरी बातें कर रहे थे। कह रहे थे सोनिया कितनी प्यारी और दयालु है, लेकिन बेचारी कितनी साधारण है। यलीना एक ऐसी खूबसूरत और गंभीर औरत है जिसे सिर्फ अपने आराम और स्वयं में रुचि है। वो अपने मनोरंजन के लिए अपनी सुंदरता का उपयोग करती है। उसे ना घर के काम में दिलचस्पी है और ना जमीन के रखरखाव में। उसकी बोरियत देखकर सोनिया उसे गांव के बच्चों को पढ़ाने की सलाह देती है, जो उसे बिल्कुल नहीं भाता। उसकी बोरियत देखकर वानिया मजाक करता है कि तुम एक खूबसूरत मरमेड हो, सब कुछ त्याग दो, छोड़ दो बूढ़े प्रोफेसर को और अपने रगों में इस बहते हुए जवान खून को उबलने दो। येलिना वानिया की बातों से चिढ़ जाती है और वानिया उसे मनाने के लिए गुलाब लेने चला जाता है। एक ही घर में साथ साथ रहते हुए भी सोनिया और येलिना के बीच एक तनावपूर्ण संबंध था। येलिना दोस्ती का हाथ बढ़ाकर सोनिया को मना लेती है। सोनिया भी एक बच्चे की भांति खुश हो जाती है। सोनिया, एक बात पूछूं तुमसे? येलिना, पूछो। सोनिया, क्या तुम खुश हो? येलिना, नहीं। तो तुमने मेरे पापा से शादी क्यों की? मैं प्रोफेसर की बुद्धिमत्ता से आकर्षित हो गई थी और लगा कि वही प्यार है। बहुत समय लग गया समझते कि ये प्यार नहीं था, सिर्फ एक सम्मोहन था, इन्फैचुएशन। सोनिया, तो क्या तुम एक जवान पति के साथ ज्यादा खुश होती? येलिना, बिल्कुल, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, इस बंधन में बंध चुकी हूं। सोनिया, तुम्हें डॉक्टर एस्ट्रॉफ कैसे लगते हैं? येलिना, सुंदर है, प्रतिभाशाली है, ऐसे लोग कम ही मिलते हैं। सोनिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो। मैं जानती हूं मैं सुंदर नहीं हूं, लेकिन मैं डॉक्टर एस्ट्रॉफ को बहुत प्यार करती हूँ। पिछले 6 साल से करती आई हूँ। उनके आने की हमेशा राह देखती, दरवाजे पर टकटकी लगाई बैठी रहती। कभी कभी महीनों गुजर जाते, लेकिन जब से तुम आई हो वो रोज आते हैं और मुझे मुड़कर भी नहीं देखते। मैं उनसे बात करने के बहाने ढूंढती हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती।
कल मैंने अंकल वानिया को भी बता दिया। सारे नौकर भी मेरा हाल जानते हैं। मैं क्या करूं? येलिना, क्या वो भी तुमसे प्यार करता है? सोनिया, वो मेरी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। येलिना इस बात से अनभिज्ञ नहीं थी कि डॉक्टर एस्ट्रॉफ रोज रोज क्यों कोई ना कोई बहाने से उसके घर चला आता है, लेकिन सोनिया की प्रेम की बात उस तक पहुंचाने का बीड़ा वो अपने सर ले लेती है। सोनिया इस प्रस्ताव से खुश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं डरती भी है कि कहीं उसकी उम्मीदें टूट ना जाएं, उसका भ्रम टूट ना जाए। येलिना एस्ट्रॉफ से मिलकर सोनिया की मन की बात उस तक पहुंचाती है, लेकिन बात उल्टी पड़ जाती है और एस्ट्रॉफ उसे अपने संग भाग जाने को प्रेरित करता है और बाहों में जकड़ लेता है। उसी समय वानिया लाल गुलाब का गुच्छा लेकर कमरे में आता है। शर्मिंदगी से भरी येलिना शहर लौट जाने का फैसला कर लेती है। इधर सेरेब्रिकॉफ एक पारिवारिक बैठक बुलाता है, जहां वो संपत्ति बेचने का इच्छा व्यक्त करता है और उस पैसों को बॉन्ड्स में निवेश करने की बात करता है, जिससे ज्यादा पैसा मिल सके, और जो अतिरिक्त पैसा होगा उससे वो अपने लिए फिनलैंड में एक घर खरीदेगा। ये सुनकर वानिया अपना आपा खो देता है। वानिया, एक मिनट, एक मिनट, क्या कहा तुमने? बेच दो? तो हमारा क्या होगा? मैं, मेरी बूढ़ी माँ, सोनिया, हम सब कहाँ जाएंगे? सेरेब्रिकॉफ, हाँ, वो सोचना होगा। एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वानिया, क्या मैं तुम्हें गधा दिखता हूं? मेरे पिता ने मेरी बहन को ये जमीन जायदाद दहेज में दिया था और अब तक तो मैं ये समझता था कि ये सब सोनिया का होगा। सेरेब्रिकॉफ, हाँ, सोनिया का है, कौन मना करता है? उसकी मर्जी के बगैर नहीं बेचूंगा, उसके फायदे के लिए ही कर रहा हूं। वानिया, क्या बकवास है, या तो ये आदमी पागल है या मैं। मारिया, इवान, अलेक्जेंडर की बात मत काटो, वो जो कह रहा है वही करो। सेरेब्रिकॉफ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इतना उत्तेजित क्यों हो रहा है। वानिया, क्यों? मैं बताता हूं क्यों। मेरे पिता ने ये सारी जमीन जायदाद 95,000 रूबल में खरीदी थी। 70,000 दे दिए थे और 25,000 का लोन लिया था। अब ध्यान से सुनो, मेरे पिता ये दहेज नहीं दे पाते अगर मैंने अपना हक अपनी बहन के लिए नहीं छोड़ा होता। मेरी बहन, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, और उसके बाद मैंने वो सारा लोन चुकता करने के लिए अपनी कमर तोड़ी है। सेरेब्रिकॉफ, ये क्या बकवास है। वान्या, आज अगर ये ऋण मुक्त है और बहुत अच्छे हाल में है तो सिर्फ मेरी बदौलत। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे निकाल देने की बात की जा रही है। सेरेब्रिकॉफ, इसे शांत करो। वान्या, 25 साल से मैं सब संभाल रहा हूं, दिन रात मेहनत करके तुम्हें रुपया भेजता रहा हूं, लेकिन एक बार भी तुमने मेरा धन्यवाद नहीं किया, एक बार भी नहीं। 25 साल से अपनी मां के साथ इस चार दीवारी में बंद हूं। दिन रात हम तुम्हारी ही तारीफ किया करते, तुम पर गर्व करते, तुम्हारा नाम आदर से लेते। हमने कितनी रातें गुजारी हैं तुम्हारी किताबें पढ़ते पढ़ते, मुझे अब सोचकर भी कोफ्त होती है। सेरेब्रिकॉफ, ये क्या कह रहा है? वान्या, हमारी नजर में तुम महान थे, तुम्हारे सारे लेख हमें कंठस्थ थे, मूर्ख थे हम। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं, अब मैं सब देख सकता हूं। तुम्हारा सारा लेखन, जिसे मैं महान समझता था, कूड़ा कचरा है, सिर्फ कूड़ा और कचरा। सेरेब्रिकॉफ, चुप कराओ इसे, नहीं तो मैं यहां से चला जाऊंगा। येलिना, इवान पेट्रोविच, चुप हो जाओ, सुना तुमने? वान्या, नहीं, मैं चुप नहीं होऊंगा। जा कहां रहे हो तुम? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैंने तुम्हारी वजह से जीना छोड़ दिया,
सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय, जब मैं कुछ अपने लिए कर सकता था, कुछ बन सकता था, तुम्हारी सेवा में नष्ट कर दी। तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। सेरेब्रिकॉफ, क्या चाहते हो मुझसे? अपनी औकात में रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? रखो अपनी जायदाद अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। येलिना, मैं अभी इसी वक्त इस नर्क से चली जाऊंगी, बर्दाश्त की भी हद होती है। वान्या, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे पास भी प्रतिभा थी, साहस था, बुद्धि थी। मैं भी कोई बड़ा आदमी बन सकता था। मैं भी शोपेनहावर या दोस्तोवस्की जैसा बड़ा लेखक बन सकता था। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं पागल हो गया हूं। माँ, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मारिया, अलेक्जेंडर की सुनो, वो जो कहता है वही करो। वानिया, नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये कहकर वो चला जाता है। सेरेब्रिकॉफ, क्या मतलब है इस सब का? इस पागल आदमी को मुझसे दूर रखो। अब मैं इसके साथ एक छत में नहीं रह सकता। या तो वो यहां रहेगा या मैं। येलिना, हम आज ही यहां से चले जाएंगे, आज ही। सेरेब्रिकॉफ, पागल हो गया ये। सोनिया, पापा, समझने की कोशिश करिए। अंकल वानिया और मैं, हम दोनों बहुत दुखी हैं। जब आप जवान थे, अंकल वानिया और नानी रात रात भर जगकर आपकी किताबों का अनुवाद करते, आपके सारे लेखों की कॉपी बनाते रहते, पूरी पूरी रात। और जब से मैं बड़ी हुई हूँ, अंकल वानिया और मैं निरंतर, बिना रुके काम कर रहे हैं। जहां से एक पाई भी बच सकती थी तो बचाते, और वो सब आपको भेज देते। मैं शायद ठीक से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन यही सच है पापा। हम पर दया करिए। येलिना, अलेक्जेंडर, भगवान के लिए जाओ, उससे बात करो। सेरेब्रिकॉफ, ठीक है, जाता हूं। मैं उससे कोई दोष नहीं दे रहा, नाराज भी नहीं हूं, लेकिन तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि उसकी ये आज का ये बर्ताव बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त था। जाता हूं, ढूंढता हूं उसे। येलिना, जाओ, अभी जाओ। हाँ, जा रहा हूं। सेरेब्रिकॉफ वानिया की खोज में निकल जाता है, लेकिन जल्द ही जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। सेरेब्रिकॉफ, रोको, रोको इसे, रोको, कोई रोको, ये पागल हो गया, ये मुझे मार डालेगा। सेरेब्रिकॉफ भागता हुआ आता है। वानिया हाथ में बंदूक लिए उसका पीछा करता है। येलिना वानिया के हाथ से बंदूक छीनने की कोशिश करती है। येलिना, बंदूक छोड़ दो इवान। वानिया, हट जाओ येलिना, छोड़ दो मुझे। कहाँ है ये? वो रहा। ढाई ढाई गोलियां चलती हैं। बच गया, फिर गोलियां चलाता है। ढाई ढाई, फिर बच गया। हरामजादा, सुअर की औलाद, फिर बच गया। वानिया बंदूक फेंककर सोफे पे धम से बैठ जाता है और सेरेब्रिकॉफ उसे अचंभे से देखता रहता है। येलिना, ले जाओ मुझे यहां से अलेक्जेंडर, ले जाओ, नहीं तो मुझे मार डालो। अब मैं यहां एक पल नहीं रह सकती, सुना तुमने? वानिया, ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं पागल हो गया। सोनिया अपनी नैनी मरीना की गोद में सर रखकर सुबक सुबक कर रोती है। सेरेब्रिकॉफ और येलिना वहां से जाने का फैसला कर लेते हैं। वानिया एस्ट्रॉफ के बैग से मॉर्फिन की बोतल चुरा लेता है, जिसे वापस हासिल करे बगैर एस्ट्रॉफ जाने से इनकार कर देता है। यह संवाद एस्ट्रॉफ और वानिया के बीच हो रहा है। एस्ट्रॉफ, वापस करो। वानिया, जाओ यहां से, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। एस्ट्रॉफ, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूं। चुपचाप वापस करो। तुमने मेरे बैग से मॉर्फिन की बोतल चुराई है, अभी वापस करो। वानिया, छोड़ो मुझे। एस्ट्रॉफ, देखो मैं बहुत सीरियस हूं। तुम्हारे हाथ पैर कुर्सी से बांधकर तुम्हारी तलाशी लूंगा। वानिया, जाओ यहां से। ओह, मैंने अपना मजाक बनाकर रख दिया है। दो बार गोलियां चलाई और दोनों बार मिस कर गया। मैं अपने को कभी माफ नहीं करूंगा। एस्ट्रा, इतनी ही गोलियां चलाने का शौक आ रहा था तो अपने पर चलाते। वानिया, कितनी अजीब बात है। मैं किसी का कत्ल करने जा रहा था, फिर भी मुझे कोई गिरफ्तार नहीं करता। सब समझते हैं मैं पागल आदमी हूं, लेकिन वो आदमी
एक महान विचारक का चोला पहन अपनी प्रतिभा की कमी को छुपाता है तो उसे कोई पागल नहीं कहता। साला, चालाक, चतुर राक्षस, मैं चूक कैसे गया। एस्ट्रो, तुम बूढ़े हो रहे हो। वान्या, और जब वो सुंदर जवान औरत बूढ़े आदमी से शादी कर पीठ पीछे उसे धोखा देती है, वो पागल नहीं है। मैंने देखा था उसे तुम्हारी बाहों में जकड़ा हुआ। तो पता नहीं धरती तुम्हारा बोझ कैसे सहती है। ओह, मैं क्या करूं, कैसे जीऊंगा मैं। काश मैं एक दिन उठूं और एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत करूं, अपना बीता हुआ कल भूल कर दोबारा जी सकूं। एस्ट्रोफ, बेकार की बातें मत करो। नई जिंदगी, हमारी परिस्थितियां नहीं बदल सकती, तुम्हारी और मेरी। आज से 100 साल बाद आने वाले लोग एक निरर्थक जीवन जीने के लिए हमसे नफरत करेंगे। ये आने वाली 20वीं सदी हमें तबाह कर देगी, हमारी अंदर की अच्छाई को नष्ट कर देगी। डॉक्टर का इशारा साफ था कि सेरिब्रकोफ जैसे लोगों के लिए वानिया जैसे लोग ही जिम्मेदार हैं, जिन्हें वो इस उम्मीद में भेजते हैं कि ये उनकी सभ्यता को बढ़ाएंगे, उनके विचारों से एक महान भविष्य का निर्माण करेंगे। लेकिन जब यही लोग लौट कर आते हैं तो आपकी चिंता करना तो दूर, आपको ही बेचने पर आमादा हो जाते हैं। और जिस पश्चिमी शिक्षा प्रणाली या सिस्टम का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, उस सिस्टम के लिए तो वे लोग केवल चारा मात्र हैं, एक ऐसी वस्तु जिसका उपयोग कर फेंक दिया जाए। इसलिए भले ही ये लोग आज चले जाएं, वो एक विशाल सेना के साथ लौटेंगे और आपके जीवन शैली को पराभूत कर देंगे। और उनका प्रभाव केवल विश्वविद्यालयों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर घर और उसमें पलते हर रिश्ते को वो परिभाषित करेगा। यहां संवाद एस्ट्रोफ, वानिया और सोनिया में हो रहा है। डॉक्टर एस्ट्रोफ वानिया का हाथ पकड़ लेता है। देखो, तुम मुझे भटका रहे हो, मुझसे जो चुराया है वो उसे वापस करो। वानिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं लिया। एस्ट्रोफ, तुम मेरी मॉर्फिन की बोतल वापस कर रहे हो या नहीं? देखो, अगर आत्महत्या ही करनी है तो जंगल में जाओ और अपने आप को गोली मार दो, लेकिन मेरा मॉर्फिन वापस करो, नहीं तो लोग मुझ पर शक करेंगे कि मैंने तुम्हें दिया। और भूलो मत, तुम्हारा पोस्टमार्टम भी मुझे ही करना होगा, जो मेरे लिए बिल्कुल दिलचस्प नहीं होगा। वान्या, जाओ यहां से, मेरे पास नहीं है। तभी सोनिया कमरे में आ जाती है। एस्ट्रो, सोनिया, तुम्हारे अंकल ने मेरे मेडिकल बैग से मॉर्फिन की बोतल चुराई है, उनसे कहो वापस करें। सोनिया, अंकल वानिया, क्या आपने बोतल ली है? एस्ट्रो, हाँ उसने ली है, मैं जानता हूं उसने ली है। सोनिया, लौटा दीजिए अंकल, लौटा दीजिए। आप हमें ऐसे क्यों डरा रहे हैं? मैं भी तो आपके जैसे ही निराश हूं, लेकिन मैं तो अपना दुख नहीं दिखा रही, सह रही हूं और सहती रहूंगी। आपको भी सहना होगा। मेरे प्यारे अंकल, प्लीज दे दीजिए अंकल, प्लीज दे दीजिए। वानिया सोनिया की ओर दर्द भरी आंखों से देखता है और मॉर्फिन की बोतल जेब से निकालकर उसके हाथ में रख देता है। सेरिब्रिकोफ और येलिना वहां से जाने की तैयारी करते हैं। येलिना आकर वानिया से कहती है कि सेरिब्रिकोफ जाने से पहले उससे मिलना चाहता है। सोनिया भी उससे सुलह करने का आग्रह करती है। वानिया चला जाता है और दोनों अपनी हरकतों के लिए माफी मांगते हैं और सुलह कर लेते हैं। वानिया पहले की ही तरह रुपए भेजने का वादा करता है और प्रेम से विदाई होती है। येलिना एस्ट्रोफ से विदा लेने आती है। यहाँ संवाद एस्ट्रोफ और येलिना के बीच हो रहा है। एस्ट्रोफ, हाँ हाँ येलिना, तुम्हें अब जाना चाहिए। तुम बहुत अच्छी और नेक दिल हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे व्यक्तित्व में कुछ अजीब सी बात है जो हमें अनिष्ट की ओर खींचती है।
तुम अपने पति के साथ आई और हम सब जो अपने जिंदगी के अहम कामों में लगे हुए थे, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे और तुम्हारे पति के इर्द गिर्द मंडराते रहे। तुम्हें तो दुनिया और दुनियादारी से, उसकी सभ्यता से कोई मतलब नहीं। तुम लोगों की उपस्थिति हर तरफ आलस्य और लापरवाही ही फैलाती है। अब इन्हीं लोगों को देख लो, पूरा साल ये लोग कठिन परिश्रम और कठिन मेहनत करते हैं। अपने घर जमीन की देखभाल करना, खेतों में काम करने वाले अपने मजदूरों की तनख्वाह देना, उनके बच्चों को पढ़ाना, शादी ब्याह के समय मदद करना, सारे बिलों का भुगतान करना और फिर तुम दोनों को समय से पैसे भेजना। इनके पास तो अपने लिए कोई समय ही नहीं रह जाता। सोचता हूं, अगर ये लोग तुम लोगों की तरह सोचने और जीने लग जाएं, तो ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी। येलिना डॉक्टर के करीब आ जाती है, शायद उसे शांत करने की कोशिश में। एस्ट्रो, अगर ये दुनिया तुम जैसे लोगों से भर जाए येलिना, जिन्हें केवल अपने निहित स्वार्थ से मतलब हो, तो क्या होगा? येलिना डॉक्टर का हाथ अपने हाथों में ले लेती है। अब मुझे ही देख लो, तुम दोनों के आलस ने मुझे भी आलसी बना दिया है। तुम्हें देखने की चाह में मैंने अपना सब काम छोड़ दिया। मेरे मरीज, मेरे पेड़ पौधे, मेरे बगीचे, सब कुछ। तुम दोनों जहां जाओगे अपने साथ विनाश लाओगे। मजाक कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि अगर तुम यहां रह जाती तो बहुत बड़ी तबाही आती। मैं तो बर्बाद होता ही, तुम भी नहीं बच पाती येलिना। इसलिए जाओ, जाओ येलिना। फेयरवेल। डॉक्टर येलिना को अपने बाहों में ले लेता है और येलिना उस पर चुंबनों की बारिश कर देती है। फिर उसके जेब से उसका पेन निकाल लेती है। येलिना, ये पेन तुम्हारी याद दिलाता रहेगा। जीवन जीना कुछ तो आसान हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर, चलती हूँ। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। फेयरवेल। सेरेब्रिकॉफ और येलिना चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एस्ट्रोफ भी विदा लेकर चला जाता है। मरीना बहुत खुश होती है कि अब सब कुछ पहले जैसा होगा। समय पर खाना, समय पर चाय। मारिया अपने स्त्री मुक्ति के पर्चों में फिर से व्यस्त हो जाती है। सोनिया और वानिया अधूरे छूटे हुए काम को फिर उठा लेते हैं। वो सारे खर्चे और उधारी जो प्रोफेसर और येलिना पे किए गए थे, उनका भुगतान करने बैठ जाते हैं। एक एक करके सोनिया बिल उठाती है। कुछ वानिया के सामने रखती है, कुछ अपने सामने। वानिया हताश स्वर में कहता है, सोनिया मेरी बेटी, काश तुम मेरे दिल का हाल जान सकती, मेरे दिल का दर्द समझ सकती। सोनिया, हम क्या कर सकते हैं अंकल? सिवाय जीवन जीने के हम और क्या कर सकते हैं? लेकिन हम जिएंगे अंकल। वानिया, हम जिएंगे। जिंदगी की धूप और अंधेरे को झेलते हुए हम जिएंगे। हम वो सब गहन करेंगे जो भाग्य ने हमारे लिए तय किया है। हम काम करेंगे दूसरों के लिए, आज और आजीवन, बिना आराम।
और जब मौत दस्तक देगी तो हम उसे नतमस्तक कर स्वीकारेंगे, और वहां सब जानेंगे हमारा दुख, हमारी पीड़ा, हमारे आंसू, हमारी जिंदगी की यातना, हमारी व्यथा, सब जानेंगे। ये आंसू पोंछ लीजिए अंकल वानिया, ईश्वर हम पर दया करेगा। और फिर अंकल वानिया, फिर हमें अपना हक मिलेगा, हमें वो सारी खुशियां मिलेंगी जिसके हम हकदार हैं। और फिर अंकल, हम भी मुस्कुराएंगे। मैं जानती हूं अंकल, ऐसा ही होगा। हमें स्वर्ग मिलेगा, रत्न जड़ित स्वर्ग, और अपार शांति जो बहा देगी दुनिया के सारे संताप, सारी मुसीबतें। मुक्त हो जाएंगे हम सारे दुखों से। हमें मोक्ष मिलेगा, मुझे विश्वास है। वानिया सुबक सुबक कर रोने लगता है। मत रोइए अंकल वानिया, मत रोइए मेरे प्यारे अंकल। आपको जिंदगी ने सिर्फ दुख दिया है, और इस दुख का कोई निर्वाह नहीं, कोई अंत नहीं। लेकिन मत रोइए, हमें मुक्ति मिलेगी। मैं जानती हूँ, जरूर मिलेगी। हमें मोक्ष मिलेगा, अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। एंटन चेकव का ये नाटक अंकल वानिया आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसका हिंदी अनुवाद रेडियो टॉकिस ने किया है। धन्यवाद।